आइए बच्चों, पढ़ते हैं विषय हिंदी पाठ 1 व्याकरण, भाषा और व्याकरण का पाठ 2। पहले पार्ट में हमने राजभाषा और बाकी चीज़ों को देखा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, इसके अलावा मातृभाषा, और हमने बोली को भी समझा। अब हम इसके आगे जाकर देखेंगे कि लिपि क्या है। लिपि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है। लिपि यानी यहाँ पे लिखा है मैंने ए लिखा है, आ लिखा है, तो जो लिखित भाषा में जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। जैसे ए बोला तो ए लिखा कैसे, देखो इंग्लिश में, या आ लिखा है या अ लिखा है या ई, तो उसका साइन हम जानते हैं। हमारे मुख से जो भी ध्वनि निकलती है उसे लिखने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। ठीक है। इन ध्वनि चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लिपि। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। हर लैंग्वेज, चाहे वह इंग्लिश है तो आप देखो मैंने वहाँ लिपि लिखी है, चाहे उर्दू की लिपि अलग है ना। इसके बाद पंजाबी जो गुरुमुखी लिपि है वो अलग है, कश्मीरी लिपि अलग है, रोमन लिपि वो जो इंग्लिश में हम लिखते हैं स्क्रिप्ट साइंस, वो हमारी क्या कहलाती है? रोमन लिपि। बांग्ला लिपि अलग है, उड़िया अलग है, तमिल अलग है, तेलुगु अलग है। ये सब लैंग्वेजेस अलग अलग में लिखी जाती है। चीनी लिपि अलग है और जर्मन लिपि अलग है। इसके अलावा जापानीज़ लिपि भी अलग है। ठीक है। आगे देखते हैं हम कि भाषाएं तथा लिपि। भाषा और लिपि देखिए, मराठी, हिंदी, संस्कृति और नेपाली के लिए देवनागरी लिपि हम यूज़ करते हैं। इनका नाम है, जैसे ए के लिए ए बी अल्फ़ाबेट्स है ना, और उससे वो जो साइंस है उसको रोमन साइंस बोलते हैं। जैसे हिंदी में अ क ख ग अ से लेकर या फिर ग तक जो भी है उसे उन चिन्हों को देवनागरी कहते हैं। वो लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। उर्दू की जो लिपि आपने देखा होगा वह फारसी लिपि कहलाती है। और अंग्रेज़ी की, जैसे कि मैंने बताया कि क्या कहलाती है? रोमन लिपि कहलाती है। इसके बाद हम देखेंगे आगे व्याकरण। तो व्याकरण में भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना हम व्याकरण से सीखते हैं। व्याकरण भाषा को सही रूप में बोलने, लिखने और समझाने का काम करता है। इससे भाषा के प्रयोग में कम से कम अशुद्धि होती है। इस प्रकार भाषा में शुद्धता और एकरूपता लाने में व्याकरण बहुत उपयोगी है। तो व्याकरण की ज़रूरत क्यों है? शुद्ध बोलने के लिए, उच्चारण शुद्ध, लेखन शुद्ध, है ना। ये सब चीज़ों को जानने के लिए व्याकरण हम हर किसी को पढ़ना पड़ता है। और अगर लिखित भाषा है तो उसका व्याकरण ज़रूर होगा। भाषा कई शब्दों का समूह या लड़ी नहीं होती, बल्कि उसकी एक व्यवस्था होती है। इसमें शब्द एक दूसरे के साथ व्यवस्थित रूप में इस प्रकार जुड़े हुए होते हैं कि अर्थ अपने आप निकलता है। भाषा की व्यवस्था के नियम तथा भाषा की शुद्ध बोलना व लिखना हमें व्याकरण सिखाता है। तो व्याकरण की क्या विशेषताएं हैं देखेंगे। व्याकरण में भाषा से संबंधित नियम होते हैं। व्याकरण से भाषा की शुद्धता का ज्ञान होता है। व्याकरण ज़रूरी क्यों है? वो फिनिशिंग, पॉलिशिंग करता है भाषा को, इसलिए उसको ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि हर भाषा का अपना एक व्याकरण है। व्याकरण को सीखने के बाद भाषा मनुष्य को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और समझने लगता है। भाषा की शुद्धता और एकरूपता लाने में व्याकरण बहुत उपयोगी होता है। आइए तो अब व्याकरण की परिभाषा जानते हैं। भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना हम व्याकरण से सीखते हैं। और इसके अलावा देखिए, व्याकरण के द्वारा हम भाषा का शुद्ध प्रयोग सीखते हैं। जैसे लड़के खेलता है बोलेंगे क्या? मुझे आज देरी हो गया बोलेंगे आप? नहीं, गलत है। आप बोलेंगे कि इसने सेंटेंस कंस्ट्रक्शन गलत किया। बच्चे को सुलाकर नहलाओ, कि बच्चे को नहलाकर सुलाओ, यानी इसमें अब इधर उधर वर्ड्स हुए तो कहीं पर उसने बराबर नहीं कहा। ये सब चीज़ें व्याकरण की अशुद्धता है। और व्याकरण इसीलिए हम सीखते हैं ताकि हम अच्छी तरह से बोले, इससे इम्प्रेशन भी अच्छा नहीं आता है।
इन वाक्यों में कुछ अशुद्धियाँ हैं, ये अशुद्धियाँ व्याकरण के द्वारा ही दूर होती है। व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाता है, अतः इन वाक्यों को हम व्याकरण के नियमों के अनुसार इस प्रकार सीखते हैं। कैसे बोलेंगे हम? लड़के खेलता है तो शुद्ध बोला लड़का खेलता है, ठीक है। मुझे आज देरी हो गई बोलेंगे और बच्चे को नहलाकर सुलाओ। अब ये वाक्य व्याकरण के नियम में बंध गए हैं, जो पढ़ने में सरल भी लग रहे और हमारी बात भी पूर्णतया स्पष्ट हो रही है। इस प्रकार व्याकरण भाषा को व्यवस्थित और अनुशासित करता है। व्याकरण के भाग पार्ट्स ऑफ ग्रामर में व्याकरण के 4 भाग होते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया। वर्ण विचार में वर्णों के भेद को और उनके लेखक, उनके उच्चारण और उनके पर विचार किया जाता है। शब्द विचार में शब्दों की उत्पत्ति, भेद, रूपांतर व रचना पर विचार किया जाता है। पद विचार में पद भेद में पदबंध पर विचार किया जाता है। और वाक्य विचार इस भाग में वाक्य संरचना, वाक्य भेद, वाक्य रूपांतरण व विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। तो इसका अध्ययन हम अगले इसमें करेंगे। लेकिन इसके अलावा भाषा द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। साहित्य ज्ञान का एक बहुत बड़ा भंडार है। विज्ञान, नृत्य, कविता, संगीत, इतिहास, भूगोल, लघु कथा, कहानी, उपन्यास आदि सभी विषय ज्ञान के भंडार है। इन सभी विषयों को संचित कोश को ही साहित्य कहते हैं। साहित्य का अर्थ है मानव कल्याण के लिए कार्य करना। प्रत्येक भाषा में ज्ञान की बातों को लिखकर आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जाता है, क्योंकि ओरल चलेंगे कि हम लोग ओरल एक दूसरे को हम कितना साथ में रह पाएंगे। और फिर एक बात है कि ओरल की कितनी बातें याद रहेगी। किताबें अगर लिखित रूप में है, संचित है, तो वो याद रहती है। किसी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं, ठीक है। तो अपनी बात कहने के अनेक ढंग होते हैं। गद्य और पद्य, इसमें लेखन शैली की 2 विधाएं हैं। भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा के मुख्य 2 रूप है, हमने ये पढ़ा। कौन सा? मौखिक और लिखित। भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं उसे मौखिक कहते हैं, और लिखकर प्रकट करने को हम लिखित कहते हैं। हमारे देश की राजभाषा हिंदी है। हिंदी की भाषा देवनागरी लिपि है। व्याकरण हमें शुद्ध भाषा का ज्ञान कराता है। व्याकरण के 4 भाग है और साहित्य ज्ञान का एक बहुत बड़ा भंडार है। ये सारी चीज़ें आज हमने पढ़ी है। आइए देखते हैं प्रश्नों के उत्तर जो बुक में दिए गए हैं। पेज नंबर 13, पेज नंबर 14, पेज नंबर 15, पेज नंबर 13, 14, 15 तक आपको पूरा पेंसिल से लिखकर, और ये जो प्रश्न उत्तर दिए गए प्रश्न क्रमांक 1 में क से च तक, इसको आप पेंसिल से चैप्टर में क्या करेंगे? टिक करके रखेंगे। और पूरा बाकी जो 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक पूरे आपको लिखना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। थैंक यू चिल्ड्रन।